क्या आर्म रेसलिंग करने के बाद हो रहा है बाइसेप में बहुत दर्द? सालों साल इनर एल्बोज में इतना हो रहा है पेन कि लग रहा है यार क्यों ठीक नहीं हो रहा है? या फिर कलाइयों में इतना दर्द हो रहा है कि जब आप मैचेस खेल रहे हैं फिर आप मैचेस को हार जा रहे हैं? तो फिर थ्री प्रॉब्लम्स वन सॉल्यूशन, आर्म रेसलिंग छोड़ दो। सो हेलो एवरीवन, भारत के सभी पंजा खिलाड़ियों को ईशान चॉप रोलर की तरफ से नमस्ते। एंड आज मैं कुछ अलग करने वाला हूँ। सो अलग क्या करने वाला हूँ वो आपने वीडियो के टाइटल एंड थंबनेल में देख लिया है। सो वेलकम टू आर्म रेसलिंग प्रॉब्लम्स एपिसोड नंबर 1। तो ये जो आर्म रेसलिंग का प्रॉब्लम्स है, आर्म रेसलिंग में बहुत सारा प्रॉब्लम्स आता है। तो कुछ मेजर प्रॉब्लम्स सभी को आता है आर्म रेसलिंग के जर्नी करते वक्त। सो आज का जो वीडियो का मेरा टॉपिक है वो आर्म रेसलिंग प्रॉब्लम्स के बारे में ही होने वाला है। एंड इंस्टाग्राम में मेरे एक परिवार के सदस्य ने, जो कि मेरे इंस्टाग्राम के ही फॉलोअर्स है, तो एक परिवार के सदस्य ने मुझे ये मेंशन किया था कि आर्म रेसलिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स होता है डेली लाइफ में। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे स्क्रीन में कि जो मेरे भाई थे इंस्टाग्राम में वो क्या मेंशन किए थे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी कोई एक प्रॉब्लम है एंड आप उसका सोल्यूशन चाहते हैं, विस्तार से संवाद करना भी चाहते हैं, तो मुझे इंस्टाग्राम में एक बार मेंशन कर दीजिएगा। आप डीएम भी कर सकते हैं। एंड सबसे बेस्ट होगा आप अगर अपना एक वीडियो बनाते हैं उसमें आपके प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं एंड मुझको मेंशन कर दीजिएगा उसमें, तो ये ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। तो यहां पे ज्यादा वक्त जाया ना करके चलिए वीडियो में जाते हैं। सो पहला जो प्रॉब्लम्स हर प्लेयर्स को आता है, हर बिगिनर्स को आता है, एंड आर्म रेसलिंग के जर्नी में अगर कोई एक आर्म रेसलर है तो उनके जर्नी में ये उन्होंने भी कभी ना कभी फेस किया है। तो वो क्या है? वो है बाइसेप का दर्द। बाइसेप का यहाँ एक मेजर ब्रैकियलिस का एक मसल होता है। जब बिगिनर लोग स्टार्ट करते हैं ना, बहुत पेन होता है एंड वो पेन इतना चैलेंजिंग होता है ना कि ज्यादातर मतलब आप करवटें नहीं ले पाएंगे। मतलब आप अगर ऐसे नॉर्मल सोए हुए आप अगर करवट लेते तो करवट लेने में बहुत दिक्कत होता है क्योंकि ब्रैकियलिस मसल में बहुत पेन होता है। सो ये बिगिनर्स ज्यादातर फेस करते हैं। जैसे जैसे टाइम जाते जाता है तो वो सीजन हो जाता है एंड उसके बाद पेन नहीं होता है। तो बिगिनर्स में ये प्रॉब्लम क्यों आता है? तो बिगिनर्स का ये प्रॉब्लम आता है इसीलिए क्योंकि वो प्रॉपर टेक्निक्स नहीं जानते हैं। वो फर्स्ट टाइम या फिर मान लीजिए एक हफ्ता वो ट्रेनिंग कर रहे, तो ये एक सीजनिंग का प्रोसेस होता है। तो जब सीजनिंग हो जाता है उसके बाद कोई पेन नहीं रहता है। एंड जब बिगिनर्स पहले दफा खेलने आता है तो वो ज्यादातर साइड प्रेशर यूज करता है। एंड साइड प्रेशर में ज्यादातर हम लोगों का शोल्डर का मसल एंड बाइसेप, ये जो मेजर ब्रैकियलिस का मसल है, ये ज्यादा हम लोगों का एक्टिव रहता है एंड ये ज्यादातर हम लोगों का यूज होता है। तो इसी कारणवश हम लोगों का जो मेजर ब्रैकियलिस या फिर बाइसेप का जो मसल है उसमें बहुत पेन आता है। तो ये था प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम का सलूशन यही है कि आप आर्म रेसलिंग छोड़िए मत, आर्म रेसलिंग करते रहिए। जैसे जैसे आप करते रहेंगे वैसे वैसे आपका हाथ सीजन होता रहेगा एंड उतना ही स्ट्रांग होते रहेगा। तो मैंने जो पहले कहा था ना कि 3 प्रॉब्लम्स 1 सॉल्यूशन, वो मैंने मजाक में कहा था कि बिल्कुल मत छोड़िएगा। अगर आप सीरियस है इस चीज को लेके एंड अगर आप इस चीज को अपना फ्यूचर मान रहे तो आर्म रेसलिंग करते रहिए, ये चीज सीजन हो जाएगा। एंड मैं अभी लगभग 2-2.5 साल हो चुका है मैं ये आर्म रेसलिंग के जर्नी में हूँ। एंड पहले जो मुझे इतना इमेंस पेन होता था अभी वो बिल्कुल नहीं होता है। तो ये मैं एक एग्जांपल हूँ क्योंकि मैं भी एक टाइम पे बिगिनर था। तो ये प्रॉब्लम सभी को आता है। आप लोग घबराइएगा मत कि इतना दर्द क्यों हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है, करवट नहीं ले पा रहे हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा आइसिंग कीजिए, थोड़ा रेस्टिंग कीजिए, थोड़ा वार्म वाटर थेरेपी लीजिए, ये सब करते रहिएगा। धीरे धीरे आपको यूज टू हो जाएंगे आप उससे। तो पहला प्रॉब्लम मुझे लगता है कि मैंने बहुत क्लियरली आपको समझा दिया है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सो आशा करते हैं सामने अगर आपका कोई दिक्कत आता भी है तो इस तरह का कोई अगर प्रॉब्लम आता है तो फिर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा जो प्रॉब्लम आता है वो मेरे लाइफ में भी आ चुका है, बहुतों के लाइफ में नहीं आता है,
बट मेजरली 90 to 95% आर्म रेसलर लोगों को ये प्रॉब्लम्स आता है, एंड वही 90 to 95% में मैं भी आता हूँ। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट गोल्फर्स एल्बो। तो गोल्फर्स एल्बो मैंने कि जैसे पिछले वीडियो में भी बहुत बार मेंशन किया है कि गोल्फर्स एल्बो एक प्रॉब्लम है, जो टेंडन का एक प्रॉब्लम है। तो वो क्या होता है? गोल्फर्स एल्बो बेसिकली हम लोगों का बेसिकली दो टेंडन कनेक्टेड रहता है। एक हम लोगों का यहाँ पे कनेक्टेड रहता है और एक हम लोगों का यहाँ पे कनेक्टेड रहता है। तो जब हम लोग हुक खेलते हैं, ये ज्यादा गोल्फर्स एल्बो ज्यादातर हुक प्लेयर्स को ही आता है, एंड टेनिस एल्बो जो आता है वो ज्यादातर टॉप रोल प्लेयर्स को आता है। बट टॉप रोल में उतना टेंडन का उतना भी मेजर रोल नहीं रहता है, एंड मैंने बहुत कम देखा है कि टॉप रोल करते वक्त किसी का टेनिस एल्बो हुआ है। ये बहुत रेयर केस है, बट मेजरली जो नोटिस किया जाता है वो ज्यादातर जब हुक खेला जाता है तो हुक में ही ज्यादातर गोल्फर्स एल्बो का दिक्कत आता है। तो मैं भी इस दिक्कत का शिकार हो चुका हूं, एंड मैंने उस चीज को रिकवर भी कर लिया है। ये प्रॉब्लम आता कैसे है? मान लीजिए आप हुक पोजीशन में ऐसे मान लीजिए बहुत देर तक लॉक होके रखा है, एंड आपका शोल्डर कनेक्शन नहीं है, बट आपका आर्म, आपको लग रहा है कि आप जीत जाएंगे, एंड आपने फुल 100% पावर आपका लगा लिया है, बट आपका शोल्डर कनेक्टेड नहीं है। सो मेरा जैसे हुआ था, मैं अपने जो वेस्ट बंगाल का कैप्टन है शशिकांत यादव, उनके साथ प्रैक्टिस कर रहा था। तो उनके साथ प्रैक्टिस करते वक्त मैं भी हुक में चला गया था, एंड भैया भी हुक में चले गए थे। एंड उसके बाद बहुत देर तक मैच चल रहा था हम लोगों का, एंड जब मैंने पुश देने गया, एक टाइम होता है जब हाथ पूरा ड्रेन आउट हो जाता है, एंड ड्रेन आउट होने के बाद जब आप पुश करते हैं तो वो टेंडन में बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर लेता है। तो मेरे टेंडन जो था वो झेल नहीं पाया था, एंड एक पॉप करके एक साउंड आया था। तो तभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था, तभी लग रहा था सब कुछ ठीक है। बट जब मैं नेक्स्ट दिन नींद से जब उठा ना, मैं अपना हाथ स्ट्रेट नहीं कर पा रहा था, इतना पेन हो रहा था। फिर उसके नेक्स्ट दिन मेरा हाथ तो ठीक हो गया, बट मैं जब भी खेलने जा रहा था गोल्फर्स एल्बो में दिक्कत आ रहा था। एंड ये टेंडन का जो इंजरी होता है ना, ये बहुत खराब चीज है, क्योंकि टेंडन का इंजरी अगर आप प्रॉपर रेस्ट या फिर डाइट नहीं दे रहे, एंड प्रॉपर उसका भी ट्रेनिंग अलग रहता है, एंड अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं दे रहे तो वो रिकवर बिल्कुल भी नहीं होता है, जो कि मेरे राइट के साथ हुआ था। तो राइट के साथ भी मेरा गोल्फर्स हुआ था। ये राइट का जो गोल्फर्स मेरा हुआ था वो मुझे रिकवर करने में 1 या फिर 1.5 साल लग गया था, एज कंपेयर टू लेफ्ट मुझे 3 महीना लगा था रिकवर करने के लिए। तो मैंने राइट में जो गलती मैंने किया था वो मैंने लेफ्ट में नहीं किया था, इसीलिए मैं विस्तार से आप लोगों को समझा पा रहा हूं कि आप लोग क्या क्या गलती मेनली होता है गोल्फर्स एल्बो के टाइम। तो गोल्फर्स एल्बो में हम लोग सबसे जो पहली गलती करते हैं वो क्या होता है? वो होता है कि 2 या 3 दिन के बाद हमको लगता है कि हम लोग का हाथ ठीक हो गया है, एंड फिर से हम लोग पंजा लड़ाने चल जाते हैं, वो भी हुक पोजीशन में। एंड जब भी हुक खेल रहे तभी फिर से दर्द आ जाता है। तो मैं यही रेकमेंड करूंगा कि अगर आपको गोल्फर्स हुआ है, आप हुक तो बिल्कुल ही मत खेलिए। एंड सेकेंड जो गलती हम लोग करते हैं वो डाइट में बिल्कुल फोकस नहीं करते। एंड थर्ड गलती जो कि मेजर मैं मानता हूँ, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं देते हैं हम लोग। यस, जब इंजरी भी होता है तो उसका भी प्रॉपर ट्रेनिंग अलग होता है। ये जो 3 प्रॉब्लम्स है इनका सोल्यूशन भी मैं देने वाला हूँ। तो सोल्यूशन क्या है? जब देखिए, प्रैक्टिस तो आप बिल्कुल बंद मत कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस अगर आप 3 महीने के लिए भी बंद करते हैं तो आप बहुत पीछे चल जाएंगे। तो प्रैक्टिस मैं ये नहीं बोलूंगा कि प्रैक्टिस पूरा छोड़ दीजिए, आप कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बस हुक पोजीशन को बिल्कुल ही अवॉइड कीजिए। मान लीजिए आप टॉप रोल खेल रहे और सामने वाला थोड़ा पावरफुल है एंड उन्होंने आपको हुक में ले लिया है, तो आप मैच को वहीं पे गिव अप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस मैच है, ये कोई कंपटीशन नहीं है। एंड जो मेजर गलती हम लोग करते हैं, इंजरी के होने के बाद भी हम लोग कंपटीशन खेलते हैं, वो भी बिल्कुल मत कीजिएगा। आप पूरा रेडी होइए, उसके बाद ही कंपटीशन में उतरिएगा। सो फर्स्ट जो गलती हम लोगों का था वो जो मैंने अभी डिस्कस किया कि हुक में मत खेलिए। अगर टॉप रोल ट्रेनिंग करें तो टॉप रोल ही ट्रेनिंग कीजिए, हुक में बिल्कुल मत जाइएगा। सेकेंड जो हम लोग प्रॉब्लम जो हम लोग का अराइज होता है वो है हम लोग डाइट प्रॉपर से नहीं करते। सो अगर आप डाइट ठीक से नहीं करें, डाइट मतलब क्या?
अभी तो हम लोग इसको डाइट का नाम दे चुके हैं, बट इसको हम लोग नॉर्मल फूड इंटेक ही कहेंगे, क्योंकि डाइट एज सच कुछ होता नहीं है। नॉर्मल फूड इंटेक, अभी हम लोग का लाइफस्टाइल इतना गंदा हो चुका है ना कि हम लोग जंक फूड, बाहर का जंक फूड ज्यादातर खाने जा रहे हैं। तो वीडियो में मैंने थोड़ा सोशल मैसेज भी आप लोगों को भेज दिया, पता है कि उतना जरूरत था नहीं, लेकिन मैं अपने तरफ से भी जितना हो सके मैं बता देता हूँ। तो ये एक्चुअली हम लोग का नॉर्मल जो हम लोग खाना पीना करते हैं डेली लाइफ में, वही आज के डेट में उसको डाइट के नाम से जाना जाता है। सो मैं डाइट ही बोल रहा हूँ। तो आप अपने डाइट के ऊपर भी प्रॉपर फोकस कीजिए, प्रॉपर प्रोटीन इंटेक कीजिए, कार्ब थोड़ा मेजर करके लीजिएगा जितना आप, जैसे कि आपका बॉडी रिक्वायरमेंट है। अगर आप थोड़ा गेनिंग में है तो कार्ब्स लीजिए, प्रोटीन लीजिए। आप अगर कटिंग में है थोड़ा कार्ब्स कम लीजिए, प्रोटीन इंटेक कीजिए। तो ये आप अपने अनुसार डाइट वाइट जो है सेट कर लीजिएगा, बट डाइट प्रॉपर कीजिएगा, क्योंकि अगर प्रॉपर डाइट करें तो रिकवरी भी फास्ट होगा, मसल ग्रोथ भी उतना अच्छा होगा एंड टेंडन भी उतना ही अच्छे से रिपेयर होगा। थर्ड जो दिक्कत मेनली यही जगह है जो ज्यादातर आर्म रेसलर भूल जाते हैं, वो है इंजरी के बाद ट्रेनिंग कैसे करें। तो इंजरी के बाद सबसे बेस्ट होगा कि आपका जहां पे इंजरी हुआ है उस चीज के बारे में बिल्कुल ट्रेनिंग मत कीजिए। मान लीजिए अगर आप हुक प्लेयर है तो आप टॉप रोल कीजिए, कोई परेशानी नहीं है। 3 महीना टोटल गैप देने से अच्छा मैं ये मानता हूँ कि 3 महीना आप दूसरे स्टाइल में ट्रेनिंग कीजिए। उससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आर्म रेसलिंग क्या है ना, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज आ जाता है। मान लीजिए सामने वाला अगर हुक खेलता है तो उसको हुक से कैसे निकाले, ये मैं कोई दूसरे दिन डिस्कस करूंगा। लेकिन मेरा जो मेन टॉपिक है, मैं वो चीज़ से थोड़ा हट जा रहा था। तो मेन जो टॉपिक है हम लोगों का, मेन टॉपिक यही है कि ट्रेनिंग को थोड़ा, ट्रेनिंग स्टाइल चेंज कर लीजिएगा। मान लीजिए अगर आप हुक स्टाइल में ट्रेनिंग करते हैं तो आप टॉप रोल का ट्रेनिंग कर लीजिएगा, एंड हुक का जो मान लीजिए जो साइड प्रेशर का जो है वो सब भी ट्रेनिंग कीजिएगा, बट रेजिस्टेंट बैंड से कीजिएगा। जितना हो सके हाई रिप्स मारिएगा, एकदम ये जगह को पूरा ब्लड फ्लो अच्छे से करवाइएगा, एंड आइसिंग वगैरह भी करते रहिएगा। तो इससे क्या होगा, रिकवरी थोड़ा सा बेटर होगा। एक चीज जो मैंने नोटिस किया है कि मसल जैसे कि रिकवर फास्ट हो जाता है, बट टेंडन उतना फास्ट रिकवर नहीं होता है। तो टेंडन को बहुत पेशेंस एंड बहुत रेस्ट दे के एंड प्रॉपर ट्रेनिंग करते करते वो चीज़ रिकवरी में आएगा। एंड बहुत सारे डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि ये गोल्फर्स एल्बो या फिर टेनिस एल्बो जो है वो क्योर नहीं होता है। ये बिल्कुल भी बकवास बात है। वीडियो में स्ट्राइक आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन ये बकवास बात है। अगर आप प्रॉपर डाइट करते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं, तो फिर गोल्फर से वो रिकवर हो जाता है। मैं खुद ये चीज़ रिकवर कर चुका हूँ, तो मुझे लगता नहीं है कि जो डॉक्टर लोग बोलते हैं ये टॉपिक के बारे में, तो वो चीज़ मैं मानता नहीं हूँ। मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि आप प्रॉपर ट्रेनिंग कीजिए, प्रॉपर डाइट लीजिए एंड थोड़ा सा स्टाइल को चेंज कीजिए, ताकि 3 महीने के टोटल गैप से कुछ सही तो कुछ ना कुछ आप करते रहिए इस चीज़ के, इस दौरान, मतलब इस इंजरी के दौरान। तीसरा जो प्रॉब्लम है वो रिस्ट का प्रॉब्लम है। तो ये मैन टू मैन वेरी करता है। अगर आप पोस्टिंग टॉप रोल खेलते हो तो फिर आपका रिस्ट, मतलब ये अपर साइड रिस्ट में थोड़ा सा दर्द रहेगा। अगर आप हुक खेलते हो या फिर आप लो हैंड टॉप रोल खेलते हो तो यहाँ पे ज़्यादातर दर्द रहता है, तो वो रिकवर हो जाता है। अगर आपका परमानेंट कुछ डैमेज हो जाता है, जैसे कि मेरा हुआ है, मैं एक्चुअली बहुत सारे चीज़ों, मतलब जब एक मूवी देखा था मैंने कि मूवी में एक जन है जो पुशअप कर रहे थे, तो वो पुशअप करते करते ऐसे उल्टा हाथ ले रहे थे एंड ऐसे सीधा कर रहे थे। तो वो चीज़ मैं करता रहता था, एंड वो भी बिना कोई सपोर्ट या फिर ऐसे कुछ के, एकदम नॉर्मल फ्लोरिंग में ही मैं करता था। तो उससे मेरा क्या हुआ था, थोड़ा माइक्रो बोन फ्रैक्चर हो गया था, एंड उस चीज़ के कारण मेरा यहाँ का जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा बढ़ता रहा, तो जिस कारण ये मेरा परमानेंट डैमेज हो गया है। बट एज सच कोई दिक्कत उतना आता नहीं है। मैं आर्म रेसलिंग राइट हैंड से भी कर लेता हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं फोकस लेफ्ट हैंड में करता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा इंजर्ड है। एंड कोशिश कर रहे हैं कि ये हाथ को थोड़ा बहुत अच्छे से रेस्ट दे के एंड कोशिश करते हैं कि इन फ्यूचर अगर ठीक हो जाता है तो जो गलतियाँ मैंने किया था वो गलती फिर से मैं ना दोहराऊँ। तो मैं रिस्ट के बारे में, ये बहुत ही मोनोटोनस है।
अगर मान लीजिए आप पोस्टिंग टॉप रोल खेलते, जैसे कि मेरे लेफ्ट में ये चीज़ हुआ था, मैं जब कंपटीशन खेल रहा था तो कंपटीशन के टाइम मैं पूरा पोस्टिंग टॉप रोल करके खेल रहा था, एंड पोस्टिंग टॉप रोल करते टाइम मैं राइजिंग ब्रेक हो गया था, एंड ब्रेक होने के कारण मुझे यहाँ पे थोड़ा इंजरी आ गया था। तो ये जो रिस्ट का इंजरी था ये ठीक होने में लगभग 1.5 से 2 महीना लग गया था। सो ये बहुत ही मोनोटोनस है, ये हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आर्म रेसलिंग का जो इंजरीज है या फिर जो दर्द वगैरह आप कुछ भी बोल लीजिए, तो ये इंजरीज वगैरह जो है ना, मेनली इंजरीज के बारे में बोल रहा हूँ, तो ये इंजरीज ठीक होने में मिनिमम टू मिनिमम 2 to 3 मंथ्स ये ले ही लेता है, एंड 2 to 3 मंथ्स एक आर्म रेसलिंग प्रोग्रेस के लिए बहुत ह्यूज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि जितना हो सके आप लोग इंजरीज से थोड़ा सेफ रहिए, एंड जितना हो सके थोड़ा प्रॉपर टेक्निक्स वगैरह पे फॉलो कीजिएगा। पावर के फुल पावर पोटेंशियल में मत खेलिएगा, टेक्निक्स को थोड़ा डेवलप कीजिए, गेम सेंस लाइए, थोड़ा टेबल आईक्यू के बारे में थोड़ा नॉलेज गैदर कीजिए, एंड जितना हो सके टेबल प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप टेबल प्रैक्टिस करेंगे, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, जितना आप टेबल प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको नॉलेज आएगा कि कैसे क्रिटिकल पोजीशन से भी आप मैचेस को जीत सकते हैं। तो आज का वीडियो यही तक था। तो ये जो प्रॉब्लम्स मैंने आपके साथ शेयर किया, तो ये प्रॉब्लम्स मैं खुद सफ़र कर चुका हूँ, एंड ये जो रिस्ट का प्रॉब्लम था, ये रिस्ट का प्रॉब्लम भी मैं सफ़र कर चुका हूँ, गोल्फर से भी सफ़र कर चुका हूँ, एंड जो मेजर ब्रैकियलिस का जो मैंने बोला था 90 to 95% भी छोड़ दीजिए, 100% प्लेयर्स को ही मेजर ब्रैकियलिस दर्द का जो दिक्कत आता है वो सभी को हुआ है, एंड मुझे भी हुआ है वो चीज़। तो उनसे घबराइएगा मत। अगर आप आर्म रेसलिंग को दिल से प्यार करते हैं या फिर स्पोर्ट के लिए आप सोच रहे हैं कि इसको आगे लेके जाना चाहिए, तो इन चीज़ों से, जैसे कि इंजरीज वगैरह हो गया, फिर डाइट वाइट सब कुछ एकदम प्रॉपर ठीक से कीजिएगा, एंड हो सके तो आर्म रेसलिंग के बारे में जितना रिसर्च कर सकते हैं आप लोग उतना रिसर्च कीजिए। और एंड अगर आप रिसर्च नहीं करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को फॉलो कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आर्म रेसलिंग के बारे में रिसर्च करता हूँ, एंड जो प्रॉब्लम्स आता है, जो टेक्निक्स वगैरह, ये सब के बारे में थोड़ा थोड़ा करके नॉलेज गैदर करता हूँ, क्योंकि मुझे आर्म रेसलिंग, ये जो आर्म रेसलिंग चीज़ है ना, मुझे इससे ये चीज़ से बहुत ही प्यार है। तो ये चीज़ के बारे में मैं जितना सोचता हूँ, दिन रात आर्म रेसलिंग के बारे में ही सोचता हूँ। तो इसीलिए इसी कारणवश मैं ज़्यादातर चीज़ें जो है वो थोड़ा विस्तार से, उसका सल्यूशन क्या है, ये सब चीज़ों में मैं बता सकता हूँ। एंड ये मैं एकदम गारंटी के साथ तो नहीं कह सकता हूँ कि 100% यही सब करने से ठीक होगा, क्योंकि अभी तक शायद से बहुत कुछ है जो मैं नहीं जानता हूँ। शायद से 1 या फिर 5% ही मैं आर्म रेसलिंग के बारे में अभी तक जान पाया हूँ। तो इन फ्यूचर मैं अभी भी लर्निंग स्टेज में ही हूँ, एंड जितना हो सके मैं आर्म रेसलिंग के बारे में अवेयरनेस फैला रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड वीडियो आप लोगों को पसंद आया है, एंड पसंद आया, मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ इसीलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा है। तो यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ऐसे ही मोटिवेशनल टॉक्स या फिर आर्म रेसलिंग प्रॉब्लम्स, इसी के बारे में मैं और वीडियो बनाता रहूँगा। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा, या फिर वीडियो बना के मेंशन कर दीजिएगा, या फिर डीएम कर दीजिएगा, कुछ भी कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम में कर दीजिएगा, क्योंकि मैं यूट्यूब में एक्चुअली पोस्ट कर नहीं पाता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, वो पोस्ट कर देता है। इंस्टाग्राम में थोड़ा सा मैं ज़्यादा एक्टिव हूँ। एक्चुअली यूट्यूब का जो चीज़ है ना, वो उतना मुझको समझ में आता नहीं है, तो मैं वीडियो एडिट वेडिट करके दोस्त को भेज देता हूँ, एंड वही उसको पोस्ट वगैरह कर देता है। सो इंस्टाग्राम में मैं एक्टिव रहता हूँ। सो अभी थोड़ा एक्टिव नहीं हूँ मैं, तो आप फॉलो कर लीजिएगा, मैं बिल्कुल एक्टिव हो जाऊँगा। सो वीडियो को यहीं पे मैं कर रहा हूँ एंड। होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड मैं लास्ट में यही मैसेज सबको देना चाहता हूँ कि स्टे कूल एंड लव आर्म रेसलिंग।